नमस्कार बच्चों, मैं दीपक शर्मा गणित के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर एक नए टॉपिक पे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो बना करके आपके लिए लाया हूं। अब आप सोचे होंगे इतना महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण है मेरा टॉपिक लघु गणक। लघु गणक जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन 11th और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, बच्चों की डिमांड पर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं इस विषय पर एक वीडियो। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। बच्चों, इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये टॉपिक आपके फिजिक्स में भी यूज होता है, केमिस्ट्री में भी यूज होता है और मैथ्स का तो एक पार्ट है। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आए, ये प्रयास मेरा पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस टॉपिक को सीखकर इसका लाभ उठा सकें। तो हम शुरू करते हैं लॉगरिथमिक, लघु गणक। चलिए पढ़ें लघु गणक। क्या पढ़ रहे हैं? लघु गणक। लघु मतलब छोटा और गणक मतलब गणनाएं। अर्थात लघु गणक एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से गणनाओं को लघु या छोटा किया जा सकता है। इस लघु गणक की सहायता से गुणा और भाग जैसी जटिल प्रक्रियाओं को जोड़ और घटाने जैसी सरल प्रक्रियाओं में बदला जाता है। गुणा और भाग कठिन है ना, तो लघु गणक क्या करता है? गुणा और भाग को बदल देता है, किसमें? जोड़ और घटाने में। और एक मजेदार चीज यह है कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर के आने से पहले, मतलब जब उनका प्रयोग आमतौर पर सरल उपलब्ध नहीं था, तब क्या होता था? गणित की जटिल गणितीय गणनाओं को लघु गणक की सहायता से हल किया जाता था। तो अब इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी हमने अभी परिभाषा नहीं देखी। प्रश्न आ रहा है ना, तो चलिए परिभाषा देखते हैं। लघु गणक की परिभाषा है कि किसी दिए हुए आधार पर, किस पर? किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गणक वह संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? जिसको उस आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाता है। अगर कोई संख्या है जिसका हम आधार के ऊपर घात लगा दें और दी हुई संख्या के बराबर हो गया, तो वो संख्या जो घात में है वो दी हुई संख्या का लघु गणक कहलाएगी। ठीक है, अब आया समझ में? नहीं आया? एक उदाहरण, 10 का लघु गणक, 10 के आधार में 1000 का लघु गणक ज्ञात करना है। तो 10 के आधार में, तो आधार की घात कितनी है? 3। 10 की घात 3 बराबर 1000 हो गया। यही तो यहां कह रहा है कि जिसको उस आधार के ऊपर घात लगाने से उसका मान दी हुई संख्या के बराबर हो जाए। तो 10 की घात 3 करने पर 1000 हो गया, तो आधार 10 में 1000 का लघु गणक 3 होगा। अब क्लियर हुआ? इसे हम गणितीय रूप में कहें तो किसी संख्या x का मान आधार b की घात n के बराबर है, कह सकते हैं। तब क्या होगा? तब हम ये कह सकते हैं कि b की घात n बराबर x है। अगर ऐसा है, कैसा है? b की घात n बराबर x है, तब हम इसे लिखते हैं आधार b में log x बराबर n। आधार b में x का लघुगणकीय मान n के बराबर होगा, हम ये कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर b की घात n बराबर x है, तब हम ये कहते हैं कि आधार b में x के लघुगणक का मान n है। ठीक है, जहां, यहां ये इंपॉर्टेंट है, जहां b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली शर्त, और b का मान 1 नहीं होगा, 1 के बराबर
नहीं होगा, ये दूसरी शर्त है। x का मान कोई धनात्मक वास्तविक संख्या होगी, ऋणात्मक नहीं। क्यों? क्योंकि घात लगाने के बाद ऋण नहीं प्राप्त होगा, तो x का मान क्या होगा? धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, अर्थात x का मान 0 से बड़ा होगा। और n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, n कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, चलिए अभी हमने लघुगणक की परिभाषा देखी। अब हम कुछ तथ्य जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लघुगणक को समझने में। सबसे पहली चीज आधार। सामान्य तौर पर दो संख्याओं को ही आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिनके आधार पर लघुगणक की दो प्रणालियां बनाई गई। पहली प्रणाली है प्राकृतिक प्रणाली। इसमें लघुगणक का आधार एक अपरिमेय संख्या e माना जाता है। इस प्रणाली के आविष्कारक जॉन नेपियर थे, इसलिए इस प्रणाली को हम नेपियर लघुगणक कहते हैं। e का मान एक अनंत श्रेणी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रणाली में हम किसी भी लघुगणक को इस प्रकार से लिखते हैं कि log e बेस x बराबर y, मतलब आधार e में x का लघुगणक y है। ठीक है, दूसरी प्रणाली है हमारी साधारण लघुगणक। साधारण लघुगणक में हम आधार का मान 10 ले लेते हैं, आधार का मान 10 लेते हैं, और यह व्यवहारिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त प्रणाली है। इस प्रणाली का जो आविष्कार है वो हेनरी ब्रिग ने किया था। ठीक है, इसमें हम इसी चीज को कैसे लिखेंगे? log 10 के आधार में x बराबर y। ठीक है, या log 10 आधार में 100 बराबर होगा 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 की घात 2 बराबर 100 होता है, तो 10 के आधार में 100 का लघुगणक 2 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लघुगणक की सारणी को देखने के लिए कुछ नियम। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं लघुगणक की सारणी को देखने के लिए पूर्णांश और अपूर्णांश, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णांश की। पूर्णांश ज्ञात करने के क्या नियम है? तो पहला नियम है कि यदि जिस धनात्मक संख्या का मान 1 से अधिक है, 1 से अधिक मतलब दशमलव की बात नहीं कर रहे हम, दशमलव से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, के पूर्णांक भाग में m+1 अंक हो, तो उस संख्या का लघुगणक का पूर्णांश m होता है। कैसे? एक उदाहरण ले लेते हैं। हमने एक उदाहरण लिया है 645। 645 में 1 से बड़े अंक कौन से हैं? 1, 2, 3 अंक है ना। तो इसका पूर्णांश क्या होगा? 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुल अंक कितने हैं? 2 धन 1, m धन 1 वाले से तुलना करो, 2 धन 1 मतलब कुल 3 अंक है, तो उसको हम 2 धन 1 लिख सकते हैं, इसलिए इसका पूर्णांश क्या होगा? 2 होगा। अगर 245.67 देखें, इसमें दशमलव वाले अंकों की बात नहीं कर रहे, दशमलव 1 से बड़ा ना, तो 1 से बड़ा क्या है? 245। इसमें कितने अंक है? 3 अंक है, 3 अंक है। 3 अंक होने पर क्या होगा? 2 धन 1, तो इसका पूर्णांश क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब 1 से छोटी संख्या के लिए, 1 से छोटी संख्या के लिए दशमलव बिंदु के बाद m0 के बाद कोई अशून्य संख्या आती है, तो उसका लघुगणक का पूर्णांश क्या होगा? -m+1। फॉर एग्जाम्पल क्या है? 0.0034। कितने शून्य है दशमलव के बाद? दशमलव के बाद 1 शून्य, दशमलव के बाद 2 शून्य, दशमलव के बाद 2 शून्य के बाद क्या है? 3। अशून्य संख्या है ना, तो कितने शून्य आए? दशमलव के बाद 2 शून्य आए, तो इसका पूर्णांश क्या होगा? -3 होगा। क्या होगा इसका पूर्णांश? -3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 शून्य आ गए और m+1 होना चाहिए, तो m 2 धन 1 3 हो गया और माइनस चिन्ह लग गया, तो इसका पूर्णांक -3 होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपूर्णांश ज्ञात करने के क्या नियम है। तो अपूर्णांश ज्ञात करने के लिए हम संख्याओं में अंकों के क्रम को देखते हैं। क्यों? क्योंकि अपूर्णांश अंकों के क्रम पर निर्भर करता है, ना कि दशमलव के स्थान पर। मान लें अगर दो संख्याएं एक ही प्रकार के अंकों के क्रम में व्यवस्थित हैं, तब केवल दशमलव बिंदु का स्थान भिन्न भिन्न हो, तो उन संख्याओं के अपूर्णांश एक ही होंगे। केवल क्या बदलेगा? पूर्णांश बदलेगा।
अपूर्णांश दशमलव के बिंदु के स्थान पर निर्भर नहीं करता है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। हमारे पास एक संख्या है 5328। इसमें पूर्णांश क्या है? इसमें पूर्णांश कितनी संख्या होंगी? 1, 2, 3 और 4 अंक है। 4 अंक है, एक अंक गायब हो गया, कितना बचा? 3। तो इसका पूर्णांश कितना होगा? 3। एक दूसरी संख्या है 53.28। 53.28, इसमें कितने अंक हैं? दशमलव के पहले दो अंक है, एक अंक गायब हो गया, क्या बचा? पूर्णांश कितना बचा? 1 बचा। तो पूर्णांश अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपूर्णांश किसका निकलेगा? 5328 का ही निकलेगा। तो अपूर्णांश कैसे निकालते हैं अब ये देखते हैं। सबसे पहले हम दी हुई संख्या को वैज्ञानिक संख्यात्मक रूप में लिखते हैं। वैज्ञानिक संख्यात्मक रूप क्या होता है? जैसे हमारा 5328 था, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 5 दशमलव, पहले एक अशून्य संख्या, फिर उसके बाद दशमलव और फिर शून्य, फिर पूरी संख्याएं। तो 5.328। अब दशमलव कितने स्थान आया? तो 1, 2, 3, तो गुणे 10 की घात 3। ठीक है। अब हम लघुगणक को निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 2 अंकों को लघुगणक सारणी में तीसरे अंक के स्थान पर देखते हैं। मतलब पहले 2 अंक कौन हो गए? 53 हो गए। 53 को कहां देखेंगे? तीसरे अंक के स्थान पर, मतलब 2 पर। और फिर चौथे स्थान के अंकों को मीन डेविएशन में देखकर, 8 को कहां देखेंगे? मीन डेविएशन में देखकर लिखते हैं। और 10 की घात को, दशमलव को पूर्णांश के रूप में लिखते हैं। ठीक है। कैसे करते हैं इसको? अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से लघुगणक सारणी को कैसे देखते हैं इस पर विचार करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 2 संख्याएं दी हुई हैं। एक संख्या है 29.67 और दूसरी संख्या है 327.8। इसका अब हमें लघुगणकीय मान ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए, पहली संख्या हमने ले ली 29.67। अब इसमें अगर हम देखें पूर्णांश क्या है, तो 29 दशमलव के पहले कितनी संख्या है? 2। 29 में 2 अंक है ना? 29 में 2 अंक है, तो पूर्णांश क्या हो गया? हमने क्या कहा था? m+1। तो 1+1 लिखेंगे ना 2 को, तो पूर्णांश कितना हो गया? 1, है ना? अब अगर हम इसका लघुगणकीय मान ज्ञात करेंगे, तो इसका लघुगणकीय मान क्या होगा? तो log 29.67, सबसे पहले हम पूर्णांश लिख देंगे। उसके बाद धन में क्या लिखेंगे? 29 के लिए तालिका में 6 वाली तालिका की संख्या, धन 29 के मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 की तालिका। क्यों? क्योंकि 29 पहले 2 अंकों के बाद, हमने पीछे नियम पढ़ा है। पीछे नियम में क्या था कि पहले 2 अंकों के बाद तीसरे अंक को तालिका में देखते हैं। किसके सामने? पहले 2 अंकों के सामने। और चौथे अंक को कहां देखते हैं? मीन डिफरेंस में देखते हैं, पहले 2 अंकों के सामने। तो यहाँ पे पहले 2 अंक क्या है? 29। तो 29 को तीसरा अंक 6 के सामने देखेंगे, 6 की तालिका में देखेंगे। 29 के सामने 6 की तालिका में देखेंगे और 29 के मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 7 की तालिका में देखेंगे और जो मान प्राप्त होगा उसको जोड़ करके दशमलव में लिख देंगे। बहुत सीधा सा फंडा है। कैसे? अब ये देखिए, हम एक टेबल इंसर्ट करते हैं। ये हमारी एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल है। इसमें अगर हम गौर करें तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखो टेबल में दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे 2 अंक दिए हुए हैं, दिए 10, 11, 12 से लेकर के नीचे। और यहाँ क्या दिया है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक दिया हुआ है। तीसरा अंक 10 अंक में हो सकते हैं ना, तीसरे अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। और वही चीजें मीन डिफरेंस में दिए, यहाँ केवल 0 नहीं है, 3-3 के खंड बना दिए। ठीक है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है 29 का। तो ये हमारा 29 का कॉलम है। 29 के कॉलम में क्या देखना है? ये हमने 29 के कॉलम को अंडरलाइन कर लिया। 29 वाली लाइन को, पूरी लाइन हमने क्या कर ली? अंडरलाइन कर ली। अब हमें क्या देखना है? 29 में छठवां, 6 में नीचे आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ, आते जाओ। 29 में क्या मिला हमको? 47, 13 मिल गया। 29 में छठवां कॉलम क्या मिला? 47, 13, 7, 4700
13। अब मीन डिफरेंस में क्या देखना, 7, तो मीन डिफरेंस का 7 ये है, इसको नीचे लेते और लेते और लेते और लेते और क्या मिला हमको 10 मिल गया। तो अब हमको क्या मिल गया 4713 और 10। चलो इसको ले चलते हैं। यहां जब हमने मान रखा तो मान कितना आया, मान आया 4713 मिला था और 0.0010 10 मिला। दोनों को जोड़ दिया और दशमलव में रखा है हमने, है ना। तो दोनों को जोड़ करके दशमलव में रख दिया तो कितना आ गया 1.4723। ठीक है, क्लियर। अगर ऐसा नहीं समझ में आता तो आप पहले इस अंक को 4713 को 10 से जोड़ दीजिए और फिर दशमलव लगा दीजिए। तो 4713 जोड़ने पर कितना आया 4723 आया, 4723 और उसमें दशमलव लगा दिए तो 0.4723 और एक पहले जोड़ा था तो 1.4723 ये इसका मान आ गया। ठीक, तो लघुगणक का मान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब एक और संख्या है हमारे पास, दूसरी संख्या क्या है 327.8 327.8 है। चलिए उसको कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमने संख्या ले ली 327.8। इसमें पूर्णांश क्या है, कहां पर आ रहा है, दशमलव के पहले 3 अंक हैं, 3 में से 1 घट गया, कितना बचा पूर्णांश 2, तो 2 इसका पूर्णांश हो गया। तो इसका मान कैसे निकलेगा, लघुगणक का मान होगा log 327.8 बराबर 2 धन। अब 327 मतलब 32 के लिए 7वीं तालिका के सामने कौन सा, मीन डिफरेंस में 8 है ना। चलिए देख लेते हैं 32 की तालिका। 32 की तालिका कहां पर है, ये है 32 की तालिका। तो हम सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। 32 की तालिका को हमने सबसे पहले पूरी तालिका को क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। अब इसमें हमको क्या चाहिए 7वां, तो 7वें कॉलम में ये आ रहा है ना, 7वें में ये नीचे उतर रहे हैं हम, क्या मिला हमको 5145 मिला, मिल गया। और इसका मेन डिफरेंस क्या देखना है 8, तो ये 8 वाली लाइन ये नीचे उतर आई तो क्या मिला हमको 11। तो 5145 धन 11 कर लो, कितना आया 5156, राइट 5156 आया। हमने इसका मान यहाँ पे रख दिया, देखो 5156 आ गया और 2 को लगा करके दशमलव लगा दिया। इट्स सो सिंपल, मजा आया। लघुगणक है बड़ा आसान सा, थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं लघुगणक का प्रतिलोम, प्रतिलघुगणक। प्रतिलघुगणक क्या है, ये लघुगणक का विपरीत है, उल्टा है। अर्थात अगर हम ये कहें कि किसी आधार A में x का लघुगणक y है, किसी आधार A में x का लघुगणक y है, तब उसी आधार में x को y का प्रतिलघुगणक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अर्थात हम इसको किस प्रकार से लिखते हैं, हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि एंटीलॉग ऑफ y एट बेस A, आधार A में y का प्रतिलघु गणक बराबर कितना होगा x होगा। ऐसे हम पढ़ते भी ऐसे ही हैं कि आधार A पर y का प्रतिलघु गणक x है। इसका मतलब अगर हम किसी संख्या का प्रतिलघु गणक ज्ञात कर रहे हैं किसी आधार पर, मतलब यदि हम आधार A पर y का प्रतिलघु गुणक ज्ञात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हम a की घात y का मान ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। इसका मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि आधार A में y का प्रतिलघु गणक x है, इसका अर्थ होगा, सीधा सीधा अर्थ होगा कि x बराबर a की पावर y। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण के माध्यम से ये समझते हैं कि एंटीलॉग या प्रतिलघु गणक कैसे निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पर संख्या है 2.6712, जिसका हमको एंटीलॉग निकालना है। 2.6712 को हम देखें तो इसमें दशमलव के पहले क्या है 2 है, इसका मतलब इसका पूर्णांश कितना था 2। जब लॉग निकाला था तो उस समय उस संख्या का पूर्णांश क्या था 2 था। तो जब एंटी लॉग निकालेंगे, तो जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो इसको 2 को पूर्णांश को हम क्या करते हैं 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया उसको 10 की घात 2,
और इससे हम क्या करेंगे, उसमें गुणा कर देंगे। वहां हम जोड़ रहे थे, है ना, जोड़ने का उल्टा गुणा, तो यहां हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब जब हम इसका एंटीलॉग निकालते हैं, किसका निकाल रहे हैं हम, 2.6712, तो 2 तो चला गया पूर्णांश में, जिसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 10 की घात 2। अब क्या करना है, अब हमको देखना है 6.67 दशमलव के बाद के पहले 2 अंक की लाइन में देखना है, और उसमें कौन सा कॉलम देखना है, पहले कॉलम के 1 के लिए तालिका वाली संख्या, तीसरे स्थान पे क्या है, 1 है ना, तो 1 के लिए, अगर तीसरे स्थान पे 2 होता तो 2 के लिए, तीसरे स्थान पे 4 होता तो 4 के लिए देखते हैं। और मीन डिफरेंस में क्या देखना है, मीन डिफरेंस में 6-7 के सामने का तालिका 2 की तालिका वाली संख्या लेनी है। दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, और फिर एक स्थान छोड़कर जो संख्या प्राप्त होगी, 4 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, तो एक स्थान छोड़कर दशमलव लगा देना। केवल इतना सा काम करना है। कैसे करना है ये देख लो। हमारे पास हमने ये सारणी ले ली। अब आप कहोगे कि सर ये तो वही सारणी है जैसी उसमें थी लॉग में, तो नहीं बेटा, इसमें अंतर है। क्या अंतर है, ये सारणी है प्रतिलघु गणक की। लघु गणक की सारणी में आपने देखा था दशमलव नहीं लगा था, कहां पर, यह पहले कॉलम में दशमलव नहीं था, यहाँ बिना दशमलव की संख्याएं थी, 10, 11, 12, यहाँ कैसी हैं, 0.01, 0.02, 0.00, दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे तो ये एंटीलॉग लिखा हुआ है, बाकी देखने का तरीका वही रहेगा जो वहां देखा था। क्या देखना है हमको, पहले 2 अंक 0.67, तो दशमलव के बाद के पहले 2 अंक है 6-7, तो 6-7 वाली लाइन को हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसको इसलिए डार्क कर देते हैं कि आपको दूर से दिखाई दे जाए। तो 6-7 वाली लाइन हमने पूरी क्या कर दी, हाईलाइटेड कर दी। अब क्या देखना है, कॉलम 1 तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है 1, तो 1 के नीचे की, तो 1 के नीचे की संख्याएं देखो कहां तक आ रही है, क्या आई, 4, 6, 8, 8, 4688 आ गई। ठीक है, और मीन डिफरेंस में क्या देखना है, प्रोपोर्शनल पत्र में क्या देखना है, प्रोपोर्शनल पार्ट में देखना है 2 का, तो प्रोपोर्शनल में देख लिया हमने 2 का, तो 2 के नीचे क्या आया, 2, तो 4, 6, 8, 8 धन 2, 2 जोड़ दो, 4688 में 2 जोड़ा क्या हो गया, 4690। ठीक है, तो अब हमने इसको यहां पर लिख दिया। क्या लिखा, 4.688, एक अंक छोड़कर दशमलव लगाना है ना, और 0.002, 4 अंक लिखने, हमको 4 अंक हमने लिख लिए, 2 जोड़ दिया तो 4.690 आ गया। और इसमें हमने किसका गुणा कर दिया, 10 की घात 2 का गुणा कर दिया। 10 की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 100, तो 100 का गुणा कर दिया हमने, 100 का गुणा किया तो कितना आ गया हमारा, 4469 आ गया, प्राप्त हो गया। ये था एंटीलॉग किसका, 2.6712 का एंटीलॉग 469 होगा। ठीक है, दूसरी संख्या एक और दी है हमको, 1.5674, इसी प्रकार से करना है। अब यहाँ पर क्या है, पूर्णांश क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब हम क्या किसका गुणा करेंगे, 10 की घात 1 का गुणा करेंगे। प्रतिलघु गणक में किसका गुणा करेंगे, 10 की घात 1 का गुणा करेंगे। और प्रतिलघु गणक देखने के लिए किसको देखेंगे, अब किसको देखेंगे, अब तो आप बता सकते हो ना, हम देखेंगे 56.56 के लिए 7वीं तालिका, 7 की तालिका में संख्या देखेंगे, और 0.56 में मीन डिफरेंस में क्या देखेंगे, 4 की तालिका। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या है, 56.56 ये है। इसको चलो हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि आपने क्या किया। तो इसको हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, अंडरलाइन कर लिया, पुरानी जो गलत हो गई है उनको मिटा देते हैं हम, तो हमने इसको मिटा दिया। ठीक, यहां से भी हमने इसको हटा दिया, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब जब हमने इसको अंडरलाइन किया तो ये क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई। 0.56 के लिए क्या देखना है, 7वां कॉलम, 7वां कॉलम ये है, क्या मान आया, 3690। और मीन डिफरेंस में क्या था, चौथा कॉलम, चौथे कॉलम में क्या है 3, तो 3693, 3693 देख लेते हैं हम। तो हमने इसको लिख लिया, 3.690 धन 0.003, और इसको जब हमने किया तो 3.693 और उसमें 10 का गुणा कर दिया तो हमको मिल गया 36.93।
ठीक है, इस तरीके से हम लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का उपयोग करके मान निकाल सकते हैं। कोई डाउट? चलिए, अभी हमने लघुगणक और प्रतिलघुगणक की सारणी को किस प्रकार से देखते हैं ये सीखा। अब हम लघुगणक के कुछ उन सूत्रों पे की बात करते हैं, उन गुणों की बात करते हैं जिनका उपयोग हम गणित में कई जगहों पर करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण गुण हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। तो पहला गुण है लघुगणक का कि किसी आधार a की घात लॉग आधार a b है, तो लॉग आधार a और a कट जाता है, इसका मान किसके बराबर आएगा? b के। मतलब a की पावर लॉग a बेस b इज इक्वल टू b। ठीक है, दूसरी चीज, लॉग a बेस में अगर है तो 1 का मान 1 का मान कितना होगा? 0 होता है। क्यों होगा? क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो लॉग बेस कुछ भी हो, अगर मान 1 का निकालना है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार जिसका जो आधार है उसी आधार की संख्या का लॉग निकालना है तो वो मान 1 होगा। मतलब लॉग a बेस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हमें दो संख्याओं का गुणा करके उसका लॉग निकालना है तो लॉग a बेस m गुणे n अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं? लॉग a बेस m निकाल लेते हैं और लॉग a बेस n निकाल लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था कि गुणन को किस में बदलते हैं? जोड़ में। और भाग को घटाने में बदलते हैं। तो अगर हमें m बटे n दिया है तो log m बटे n बराबर log m माइनस log n। अगर घात की घात दी है तो उसे हम क्या करते हैं? तो log m की घात n दिया हुआ है तो इसका मान होगा n log m। ठीक है, अगला गुण, log a बेस में अंडर रूट करनी की घात n है, b की घात c है। अगर हमको इसका मान निकालना है तो हम इसको निकालेंगे, c b की घात है तो c बटे n हो जाएगी और c बटे n बाहर आ जाएगा, log a बेस b। लघुगणक का अगला गुणधर्म है कि यदि किसी आधार में a की घात n है और हम log निकाल रहे हैं, मतलब log a की पावर n बेस m का मान कितना होगा? बराबर होगा 1 अपॉन n log a बेस m। अगला जो गुणधर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, log a बेस b बराबर होता है 1 अपॉन log b बेस a। अर्थात इसको अगर हम बदलें, ये दो ले गए गुणा कर दें तो क्या हो गया? log a बेस b गुणे log b बेस a बराबर 1। ठीक है, विशेष परिस्थिति में इसका उपयोग कब करते हैं? तो हम इसका करते हैं log 10 बेस e इंटू log e बेस 10 बराबर कितना होगा? 1 होता है। इसी गुणधर्म को log a बेस b गुणे log b बेस a बराबर 1 का उपयोग करके हमने एक सर्वसंख्या बनाई, उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि log a बेस b बेस x बटे log b बेस a है तो ये बराबर होगा log a बेस x। आधार बदलने का काम करेगा। अर्थात अगर हमें किसी आधार b में x का log निकालना है और हमें नहीं मालूम है तो हम आधार b में a का log निकाल लें और गुणा कर दें आधार a में log x का, तो हमें आधार b में log x निकल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि मेरा ये प्रयास सफल रहा होगा आपको लघुगणक और प्रतिलघुगणक समझाने में। यदि मेरा प्रयास सफल है और आपको मजा आया तो और आगे वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कमेंट्स के माध्यम से मुझे प्रेरित कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।